हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं ट्रिकी जीएस, जहाँ पे आप जनरल नॉलेज के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको बहुत आसान तरीके से समझोगे और आपको वो याद रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत ही आसानी होगी आपको इस तरीके से याद रखने में, इसलिए हमने इस टॉपिक का नाम ही ट्रिकी जीएस रखा। तो जनरल नॉलेज, जनरल स्टडी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो वनडे एग्जाम हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो या सीजीव्यापम का कोई भी एग्जाम हो। तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में आपको आगे मिलने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम टॉप 10 ट्रिकी जीएस लेकर के आएंगे पहले पार्ट में। और ये पार्ट अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना अगर आपको इसका दूसरा पार्ट भी चाहिए तो। इसी तरह के हम ट्रिक के साथ जीएस जो है लाते रहेंगे। तो आई होप आप सभी को समझ आ गया। अब क्लास स्टार्ट करते हैं। जो है आज का ये इम्पोर्टेंट क्लास आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। देखो, सबसे पहला टॉपिक है भारत में जो कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है। अगर इस तरह के कुछ क्वेश्चन आते हैं तो आप इसके लिए एक ट्रिक याद करोगे, पहुनवा। ठीक है, यहाँ पे देखो प का मतलब है प्रयाग, ठीक है, और हु से हरिद्वार, और देखो ऊ से क्या रखोगे उज्जैन, और ना से आप याद रखोगे नासिक। ठीक है, तो इतना आपको आसानी से याद हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यही ट्रिक है और इसी से आप जो है आसानी से याद रख सकते हो कि कहाँ कहाँ किस किस स्थान पर होता है। ठीक है, तो प से प्रयागराज, ह से हरिद्वार, उ से उज्जैन, ना से नासिक। ठीक है, उसके बाद देखो प्रयागराज का कौन कौन से नदी के संगम पर है तो आप जानते ही हो, गंगा यमुना सरस्वती नदी। और अगर हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार जो है यहाँ पे गंगा नदी पर लगता है ये कुंभ का मेला, जो प्रतिवर्ष 12 वर्ष के बाद लगता है। ये कह सकते हैं कुंभ का मेला जो प्रति 12 वर्ष के बाद। ठीक है, और उज्जैन अगर बात करें तो उज्जैन का जो है शिप्रा नदी के किनारे ये कुंभ का मेला लगता है, और नासिक में जो है गोदावरी नदी के किनारे ये कुंभ का मेला लगता है। तो इतना जानकारी बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। बिल्कुल आपको आई होप ये याद हो गया होगा, पहुनवा। ठीक है, चलो आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, तो सेकंड टॉपिक जो है देखो कवक से होने वाले रोग, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कवक या फंगस से होने वाले जितने भी रोग हैं, डिसीजेस हैं, वो आपके एग्जाम में डायरेक्ट डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, तो रोग से संबंधित क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो देखिए आप ध्यान से, इसके लिए क्या करना है, आपको एक ट्रिक याद रखना है, अखाद गंदा है। ठीक है, अखाद गंदा है से आप क्या याद रख सकते हो, देखो अखाद गंदा से ऐसे एक्जिमा, ऐसे आप एक्जिमा याद रखोगे। खा से खाद में जो है खा और दार है, तो खा से खाज और द से दमा। ठीक है, और गंदा में देखो गन से गंजापन हो जाएगा और दा से दांत हो जाएगा। तो ए खाद गंदा है, तो ये है, आपको कोई ट्रिक में यूज़ नहीं करना है यहाँ पे, बस आपको ये हमने शब्द दिया है जमाने के लिए, ए खाद गंदा है। तो यहाँ से आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो कवक से होने वाला एक और बहुत फेमस यहाँ पे रोग है जो एग्ज़ाम में पूछता है, एथलीट फुट। एथलीट फुट भी जो है वो कवक से ही होता है, याद रखिएगा। तो ये दो टॉपिक हो गए। आगे आते हैं, देखो प्रमुख भारतीय दर्शन से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, प्रमुख भारतीय दर्शन कौन कौन से रहे हैं, जो फिलॉसफी, मेजर इंडियन फिलॉसफी, उसके भी ट्रिक जो है बहुत काम आने वाले हैं। तो इसके लिए देखो शाक न्याग, देखो इसके प्रवर्तक कौन कौन रहे वो भी आपको याद हो जाएगा, कौन कौन से जो है भारतीय दर्शन है वो भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो शाक न्याग मिजय योग उमीवा वैशेषिक, इतना ही याद रखना है आपको। तो एक एक करके भी आप याद रख सकते हो। देखो शाक में अगर बात करें तो सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो कपिल मुनि है, क्लियर हुआ। इसी प्रकार न्याय में देखो न्याय दर्शन के ग से क्या हो जाएगा गौतम मुनि, तो न्याय दर्शन के गौतम मुनि। मिजय में अगर बात करें तो मीमांसा दर्शन जैमिनी। इसी प्रकार देखो आप योप में योग याद मत रखिएगा, क्या याद रखना है आपको, योग याद रखना है। तो योग दर्शन के प्रवर्तक जो रहे हैं पतंजलि रहे, योग में प से पतंजलि। उमीवा में देखो ध्यान से उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा, और यहाँ पे वा का मतलब है वादरायण, तो उत्तर मीमांसा वादरायण भी हो जाएगा, क्लियर। आगे देखो लास्ट जो है वैशेषिक, वैशेषिक दर्शन के जो प्रवर्तक रहे कणाद मुनि। तो इस तरह से आपका ये क्लियर हो जाएगा। ये तीसरा टॉपिक याद हो जाएगा आपको, शाक न्याग मिजय योग उमीवा वैशेषिक, भारतीय दर्शन या मेजर इंडियन फिलोसफी। ओके, आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।
बैक्टीरिया से होने वाले रोग की बात करें अगर हम लोग, तो जो बैक्टीरिया से होने वाले रोग है, अभी कवक से देखिए, अब ये बैक्टीरिया से भी देख लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया जिसको जीवाणु भी कहते हैं, तो जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं वो भी देख लिया जाए थोड़ा, ठीक है। तो बैक्टीरिया से होने वाला रोग आपको यहाँ पे इस ट्रिक में पता चल जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखो, एक सीएन शर्मा साहब थे, ध्यान समझिएगा एक स्टोरी को। एक सीएन शर्मा साहब थे, ठीक है। इनको ना एलपीजी से, एलपीजी होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, है ना, उससे क्या हुआ, D2ST3 नामक बीमारी हुआ, D2ST3 नामक रोग हो गया, जिसे काली खांसी कहते हैं। तो यहाँ से आपको पूरा का पूरा ये ट्रिक याद रहेगा और आपको क्वेश्चन भी बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो फिर से कह रहा हूँ एक बार, देखो, एक सीएन शर्मा साहब थे जिनको एलपीजी के कारण D2ST3 नामक बीमारी हुआ, जिसे काली खांसी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो अब कैसे याद हो जाता है आपको, सी से कॉलरा जिसको हैजा भी कहा जाता है, ठीक है। एन से निमोनिया, निमोनिया याद रखना है। एल से लेप्रोसी कोड, पी से प्लेग, जी से गनेरिया, और अगर D2 की बात करें, देखो D2 है ना, तो एक डिप्थीरिया और एक डायरिया। एस से सिफिलिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए भी हुए हैं सिफिलिस। और T3 है, तो देखो 3 बीमारी टी से, टिटनेस, टाइफाइड और टीबी, ठीक है। उसके बाद लास्ट में काली खांसी आपको याद रखना है। तो सीएन शर्मा को एलपीजी से D2ST3 काली खांसी नामक रोग हो गया, ठीक है। ये बस आपको याद रखना है, इतना ट्रिक आपको काम कर जाएगा आपके एग्जाम में। बैक्टीरिया या जीवाणु से होने वाले रोग आप आराम से याद कर जाओगे, ठीक है। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो ये शंकराचार्य द्वारा स्थापित जो 4 धाम है उसको देख लेते हैं। 4 धाम कौन कौन से हैं, तो इसके लिए वापुदास न्यूज़ याद रखना है, कौन से दिशा में ये भी याद हो जाएगा, और कौन कौन सा धाम है ये भी याद हो जाएगा। वापुदास न्यूज़, वापुदास न्यूज़ से आपको बस याद रखना है कि शंकराचार्य द्वारा जो स्थापित 4 धाम है उसके बारे में बात करें, वापुदास न्यूज़। तो वापुदास, वा से बद्रीधाम, बद्रीधाम ऐसे याद करना, बद्रीधाम आपको याद आएगा। पू से पुरी धाम, दा से द्वारिका याद आ जाएगा, और स से श्रृंगेरी याद आ जाएगा। अगर बात करें इनके दिशा की, तो न्यूज़ में नॉर्थ की तरफ है ये बद्रीधाम, ठीक है। ई पूरब की तरफ ईस्ट है ना, जो कि उत्तराखंड और उड़ीसा में कंटिन्यूसली आप देख सकते हो। और अगर डब्ल्यू की बात करें तो वेस्ट पश्चिम में गुजरात में द्वारिका, और अगर दक्षिण की बात करें तो कर्नाटका में है श्रृंगेरी। तो इस तरह से दोनों आपको जगह का भी पता चल जा रहा है, साथ ही साथ आपको डायरेक्शन भी पता चल जा रहा है, और 4 धाम कौन कौन से हैं वो भी आपको नाम याद हो गए होंगे, ठीक है। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। दिल्ली सल्तनत, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत में कोई किस किस शासक ने, किस किस वंशज ने आकर के जो शासन किया उसके बारे में यहाँ बताया है, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत का क्रमिक जो है वंश कौन कौन सा रहा है, सक्सेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो इसके लिए आपको याद रखना है, गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब खिले तो सांस लो, ये ट्रिक है हमारा। तो देखो ये दिल्ली सल्तनत में, क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण की समस्या लगातार बनी रहती है, तो आपको याद रखना है, देखो दिल्ली में अगर गुलाब खिलेगा तब आपको सांस लेना है ये। तो इससे आपको याद हो जाएगा कि कौन कौन से वंशज ने क्रमिक रूप से यहाँ पे शासन किया। तो गुलाब में देखो गुलाम वंश याद आ जाएगा, गुलाब से। किले से खिलजी वंश आ जाएगा, तो से तुगलक वंश याद आ जाएगा, और सांस में सैयद वंश, और इसी प्रकार देखो लो से लोधी वंश। तो अंतिम शासक या अंतिम वंशज कौन थे दिल्ली सल्तनत के, तो लोधी वंश। और प्रारंभिक या शुरुआत में जो शासक थे वो कौन थे अगर पूछता है तो गुलाम वंश। इन दोनों को याद रखना है। क्रम भी पेपर में कभी भी पूछता है कि दिल्ली सल्तनत या दिल्ली में शासन करने वाले वंशज का सही क्रम कौन सा है, तो वो भी आपको याद हो जाएगा। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको इग्नोर करके नहीं जा सकते। एग्ज़ाम अगर आप दिला रहे हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है आप एक क्वेश्चन से ही कर जाती हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा। इसी तरह से और आगे चलते हैं। देखो भारतीयों को मिले बुकर पुरस्कार। तो बुकर पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, प्रतिष्ठित पुरस्कार है। और इसके लिए आपको बसाका याद रखना है, ठीक है, बसाका किसको किसको मिला, तो इंडियंस में देख लेते हैं बुकर पुरस्कार किसको किसको मिला, बसाका। तो बसाका में बी से BS नायपाल, जिन्होंने एक बुक लिखा था, इनका जो है रचना है
इन अ फ्री स्टेट, उसके लिए इनको मिला था बुकर पुरस्कार। एस से देखो सलमान रुश्दी बहुत बड़े राइटर रहे हैं, बहुत फेमस, जिन्होंने लिखा था मिडनाइट चिल्ड्रन, इसके लिए इनको बुकर पुरस्कार से नवाजा गया था 1981 में। तो इधर सन भी देख सकते हैं आप, क्रम वाइज हमने इसको रखा हुआ है, ठीक है। आगे देखो ए से आप याद रखोगे अरुंधति राय, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1995 में इनको दिया गया था गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए, अरुंधति राय की रचना है। आगे देखो किरण देसाई, किरण देसाई कैसे, किरण देसाई याद रखना है आपको, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, 2006 में ये मिला था इनको पुरस्कार। आगे देखो अरविंद अडिगा, वाइट टाइगर, वाइट टाइगर के लिए इनको जो है 2008 में बुकर पुरस्कार मिल चुका है। तो ये इनके रचना भी है, देखो पेपर में दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये फेमस बुक रहे हैं तो इन बुक के राइटर कौन है ये भी पूछा जा सकता है, और साथ ही साथ बुकर प्राइज़ किसको किसको मिला है अगर देखा जाए तो ऐसे व्यक्तियों के नाम भी आप यहाँ से याद रख सकते हैं बसाका से। क्या याद रखना है आपको, BSAKA, ठीक है, BSAKA, BSAKA, तो बसाका से आप ये याद रख सकते हो, ठीक है। चल आगे और चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो बाबर द्वारा लड़े गए जो प्रमुख युद्ध हैं, जो पेपर में डायरेक्ट पूछते हैं कि ये युद्ध कब हुआ, चंदेरी का युद्ध कब हुआ, घाघरा का युद्ध कब हुआ, पानीपत का युद्ध कब हुआ, तो बाबर ने ये सब लड़ाइयाँ लड़ी थी, ठीक है। इसके लिए आपको कुछ याद नहीं रखना, देखो पान खाओ चलकर, बाबर जो है, बाबर आया ऐसा स्टोरी क्रिएट कर लो, बाबर कहते हैं कि पान खाओ घर चल यार, पान खाओ घर चल, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, बाबर ने ऐसे ही कहा, ऐसे करके याद करना। तो पान से आपको पानीपत आएगा 1526 में, पानीपत का प्रथम युद्ध। और खाओ में देखो, खा से खानवा युद्ध 1527 में लगातार हुआ था, इसलिए क्रम और साल याद रखने में आसानी होगी, ठीक है। खाओ से खानवा युद्ध याद आएगा, और चल से देखो चंदेरी का युद्ध आएगा 1528 में। तो 26, 27, 28 लगातार आपको याद रखने हैं। और घर से घाघरा का युद्ध हुआ था, और ये हुआ था 1529 में। तो इस तरह से आपको ये इस ट्रिक के माध्यम से बाबर के द्वारा लड़े गए कुछ प्रमुख युद्ध हैं वो याद हो गए होंगे, ठीक है। इसी प्रकार आगे चलते हैं, हुमायूं के द्वारा लड़े गए जो प्रमुख युद्ध हैं उसको भी हम देखते हैं। मेजर बैटल फॉट बाय हुमायूं, तो ये देवरा चोरबासर, ये ऐसे याद रखना, भोजपुरी में बोलते हैं देवरा, देवर देवरा, ठीक है। तो देवरा चोरबासर, देवरा चोरबासर, ये अगर आप याद रखते हो तो यहाँ से देवरा से देखो देवराई युद्ध, चौ से चौसा युद्ध, ये एग्जाम में बहुत पूछा है, चोर से चौसा युद्ध 1539 में, देवराई युद्ध 1531 में, और बिलग्राम ब से देखो आप, ब से बिलग्राम युद्ध 1540 में, ठीक है। और उसके बाद सरहिंद युद्ध, जो कि सर से सरहिंद युद्ध बनाना है 1555 में। इस तरह से ये हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध हैं। तो ये 10 टॉपिक आपको ये पहले वीडियो में मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। अगर ये सीरीज़ आपको अच्छा लगता है आप वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए यदि ये अच्छा लगता है तो। और आगे भी कंटिन्यू हम इसी तरह के इस सीरीज़ को चलाएंगे, साथ ही साथ और भी वीडियो लेक्चर जो है आपको लगातार मिलेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। काफ़ी दिनों से वीडियो इसमें नहीं आ रही थी, कारण भी मैंने बता रखा है कि मैं अपने गवर्नमेंट जॉब के लिए थोड़ा बिजी हो गया था, उधर जो प्रोसेस चल रहा है मेडिकल डॉक्यूमेंट वगैरह का उसके लिए, है ना, तो इस वजह से थोड़ा बिजी हो गया था। तो उम्मीद करता हूँ आप चीज़ें समझ पा रहे होंगे, और आपके लिए लगातार हम वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर देते रहेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल के साथ जुड़ी रहिए। हर एक ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए हमारा चैनल जो है बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ प्रोवाइड करता है, किसी भी तरह का जो है फेक या गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देता। तो चैनल के साथ ज़रूर जुड़े, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।